नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम EMRS पेपर के लिए, हिंदी पेपर TGT PGT दोनों के लिए है ये। और इसमें जो पत्रकारिता संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, उसी टॉपिक पर है। और आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, यानी किस किस माध्यमों से लेखन किया जाता है। तो ये उसके लिए क्लास है फ्रेंड। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास पहले डली हुई है, 2 वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। और ये टॉपिक वाइज है फ्रेंड, जो टॉपिक वहाँ दिए गए हैं सिलेबस में, उसी को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक है। आपके TGT का क्या है, PGT का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए आज हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले रघुवीर सहाय जी ने लेखन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने लिखा है, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्यों को और समाज को ताकत तक पहुंचाना है। खबर में लेखक और तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। और ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है? रघुवीर सहाय का है। फिर से देखिए क्या लिखते हैं ये, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों चाहे समाज हो या मनुष्य हो, दोनों में पावर देना, बल देना, ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं, पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण कथन रघुवीर सहाय जी का है। आइए हम आगे देखते हैं। और इसका देखिए, इसमें इसका सिलेबस क्या है, ये तो देख ही रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। लेकिन इस पाठ में जो सिलेबस है वो देखिए, प्रमुख जनसंचार, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ। प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी नेट संसार। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो हम देखते चलते हैं फ्रेंड। सबसे पहले देखते हैं एक नज़र में क्या क्या है। विभिन्न संचार माध्यम के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्रिकाओं में लिखने की अलग अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जा सकता है। देखते हैं प्रमुख जनसंचार का माध्यम क्या क्या है। जैसे ये तो अखबार है, टीवी, रेडियो, इन सब के जरिए। ये प्रिंटर है फ्रेंड्स, प्रमुख संचार का माध्यम है। उम्मीद है आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट व समाचार पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? कभी ध्यान से, कभी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार से पढ़िए। आप बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े सुने या देखे गए समाचार लेखन की शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है।
उसमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं है। निश्चय ही इन सभी माध्यम में समाचारों की लेखन शैली, भाषा प्रस्तुति आप कई अंतर देखने को मिले होंगे। तो जितने माध्यम से किए जाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा संशोधन तो रहेगा ही, क्योंकि एक जैसा तो नहीं हो सकता, चाहे लिखने का ढंग हो, चाहे बोलने का तरीका हो, और वो किसी भी माध्यम से हो तो थोड़ा डिफरेंट तो मिलेगा ही, फ़र्क तो रहेगा ही। सबसे महज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर यही दिखाई देता है कि जो अखबार पढ़ने के लिए है वही रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने और सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है, लेकिन इन माध्यमों के बीच फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम से अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। खबर लिखने के लिए हमें इनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। देखते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और कमियां को देखते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से रोज कम या ज़्यादा सबको पड़ता होगा। देखिए क्या है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज़्यादा सबको पड़ता होगा। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आप सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल में कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्तों को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो और पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपके किसी साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसे फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजारते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए या कुछ पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहने ज़्यादा पसंद करता हो। जाहिर है सब अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार के माध्यमों को इसीलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल है। स्पष्ट है कि हम अपनी अपनी रुचियों और ज़रूरतों और उनके स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हम माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद करता है तो कोई किसी को कम पसंद करता है। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है, कोई एक दूसरे से कमतर है। सब अपने अपने आप में परफेक्ट हैं, कोई ना कम है ना कोई ज़्यादा है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सब अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार में विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपसे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि अखबार समाचार पढ़ने और रुक रुक कर उसे सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी और घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह रोमांच अखबार इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो की खबर सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होंगे उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट सक्रियता, इंटरएक्टिविटी, सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाएं और सूचनाओं के साथ अथाह संसार में पहुंच जाइए।
जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी के हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम से होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों को लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। आइए अब इन माध्यमों की अलग अलग खूबियाँ और खामियों को समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट माध्यम से। ये दिक्कत हो ही जाता है, तो प्रिंट माध्यम से देखते हैं हम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का में सबसे पुराना है। प्रिंट माध्यम आप समझ रहे होंगे। असल में आधुनिक युग की शुरुआत मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसमें आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस आविष्कार की दुनिया में तस्वीर बदल दी है। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ये आपको नोट कर लेना है कहीं कि भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छपवाने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। फ्रेंड्स देख सकते हैं ईसाई मिशनरियों के छापे खाने की तस्वीर है। इस तरह से छपते थे। देखिए अखबार भी इसमें प्रिंट हो रहे हैं। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की ज़रूरत नहीं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पढ़ते हुए उसे सोच सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ से है ना। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों का अस्थायित्व होता है। उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए सोच सकते हैं और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। यह नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों से अस्थायित्व का एक ही लाभ यह है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है इसमें लिखित भाषा में सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल को ध्यान में रखना होगा। देखिए ये एक बार की तस्वीरें हैं। यही नहीं, अगर आप लिखे हुए को प्रकाशित होना यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचना है तो आपको प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की तस्वीरों की विशेषता यह है कि यह चिंतन और विचार विश्लेषण का माध्यम है और इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास सिर्फ उसे पढ़ने और समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर और जिसे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यह कमजोरी या सीमा भी है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उसे शैक्षिक ज्ञान योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों की भी ज़रूरत नहीं, पर यह ध्यान रखना पड़ सकता है कि मुद्रित माध्यमों में यह सीमा यह है कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं
को संचालित नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित अवधि में प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका में सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों का प्रकाशन के लिए स्वीकार करने का एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड, ये सिर्फ पढ़ लेना है और पढ़ के खुद ही समझ लेना है। ज़्यादा समझाना कुछ नहीं है, एकदम इजी भाषा में है, ये सरल भाषा में। इसीलिए मुद्रित माध्यमों के लेखक और पत्रकारों प्रकाशन की समय सीमा को पूरा ध्यान रखना पड़ सकता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों के लेखक को जगह स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक को अगर आप 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आप उस शब्द सीमा को ध्यान रखना पड़ेगा में रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका असीमित जगह नहीं होती है, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित होनी चाहिए। महत्व की जगह उपलब्धता के अनुसार निश्चित करते हैं कि मुद्रित माध्यम के लेखक पत्रकार को करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी फ्रेंड्स। और मुद्रित माध्यम के लेखक पत्रकार को इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों अशुद्धियों को दूर किया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधार के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती अशुद्धि छप ना जाए। इसके लिए अखबार पत्र पत्रिकाओं के संपादक के साथ पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्रियों से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य बनाना है। हम देखते हैं मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। तो पहली बात होती है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी। प्रचलित भाषाओं के प्रयोग पर जोर रहता है। और दूसरी बातें क्या होती हैं, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। तीसरी, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। ये सारी बातें होती हैं मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें कुछ ध्वनि, स्वर, शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो के श्रोताओं से संचालित माध्यम जाना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और अपनी इच्छा से कभी कभी कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हैं कोई बात समझ में नहीं आती है तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है कि, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी कभी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा, इस बीच इधर उधर नहीं आ सकता और ना ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश के अर्थ में ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है, रेडियो अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक और अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दें। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर तय होता है कि रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। तो आपको पूछा जा सकता है टेलीविज़न कैसा माध्यम है, तो एक रेखीय माध्यम है। ऐसे छोटे छोटे ही प्रश्न बनेंगे।
लेकिन वह शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। तो उसमें कुछ दिखाई तो देता नहीं रेडियो में, है ना, तो उसमें जो बोले जाते हैं वही शब्द और उनका जो साउंड होता है वही सब कुछ होता है। आगे देखते हैं। हम देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक है। एक सेकेंड, आप तो जाइएगा नहीं, तो आज शायद नहीं पूरा हो पाएगा, बहुत लंबा है। चलिए जहाँ तक हो सकता है हम कवर करेंगे इसको। यहाँ से देखना था हमें रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन में कई मामले भिन्न हैं। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसीलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबार टीवी की तरह उल्टा पिरामिड यू-टर्न पिरामिड की शैली पर आधारित होता है। चाहे आप किसी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। फ्रेंड, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें स्टोरीज इस शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा या बताया जा सकता है। और इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्याओं का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स में अंत नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। फ्रेंड, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। ये सब देखिए, नोट करने लायक बातें हैं आपको। तो उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं और इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू या 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर सबसे अहम हिस्सा होता है और इसके बाद बॉडी में समाचार विस्तृत ब्यौरे के घटते हुए महत्वक्रम को लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी है तो समय और जगह की कमी को देखते कुछ आखिरी लाइन पैराग्राफ को काट कर हटाया जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाता है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बस एक दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। एक उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। रेडियो की समाचार लेखन की बुनियादी बातें। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पहला देख रहे हैं, साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसीलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक उसे पढ़ते हैं।
और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसीलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इस श्रोताओं का ध्यान बंटता है। इससे जो है श्रोताओं का ध्यान बटेगा ही, जब दिक्कत होगी तो ध्यान तो भ्रमित होगा ही। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर ट्रिपल स्पेस टाइप किया जाना चाहिए। तो प्रसारण के लिए जो तैयार की जा रही है समाचार कॉपी कंप्यूटर ट्रिपल स्पेस टाइप में किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ना जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और इस पृष्ठि के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द कितने बार, इस बारे में सुसज्जता से होने वाले बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है। कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर का कितना बड़ा लेना है, मतलब किस बड़ी खबर लेनी है कि छोटी खबर लेनी है, किस आकार की होगी वो। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण, कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एब्रीविएशंस तक नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। मतलब ऐसे हार्ड शब्द लिख देंगे आप या ऐसे संक्षिप्त शब्दों को भी लिख देंगे तो जो समझ में ही नहीं आएगा, है ना, तो जबान लड़खड़ाएगी। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक अंकों को शब्दों और 11 से 999 अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन 2837550 लिखने के बजाय 28,47,550 लिख दिया जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में मुश्किल होगी, बिल्कुल होती है। इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह अखबारों में प्रतिशत या ये किसका साइन है आप बता दीजिए, सिग्मा का है क्या, जैसे संकेत चिन्हों में काम चल सकता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है ये सब। यानी पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, अगर अखबार है वो, है ना, समाचार पत्र पढ़ रहा है तो पढ़ लेगा, लेकिन रेडियो में तो ये कैसे होगा इसका। यानी प्रतिशत डॉलर में लिखा जाना चाहिए, जहाँ संभव हो उपयुक्त हो। दशमलव को उसके नज़दीक पूर्णांक लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 37,550 रुपये, रेडियो में लगभग 28 लाख रुपये लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है और इस तरह वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीक पूर्णांक में लिखना चाहिए। लेकिन कुछ इस अपवाद भी है, जिसे खेल के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीक पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़ों तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्षों में 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। ज़्यादा संप्रेषणीय है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए और इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 न कि अगस्त 15, 1985। देखिए, अब हमने पहला तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। डेडलाइन के संदर्भ में संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबार की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं।
और इस तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम को छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय फ्रेम हमेशा आज होता है, इसीलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी, कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए। अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, शार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब हम टेलीविज़न को देखेंगे फ्रेंड। अभी हम रेडियो को देख रहे थे। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि दृश्यों में अहमियत सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं, टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार का आलेख, स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो के माध्यम से लिखने के शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसीलिए टीवी के खबरों लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे के लिए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बातें लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र अगर कहीं आग लगी हुई है तो उसका जिक्र हम आग से ही करेंगे, पानी का नहीं करेंगे। मान लें दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर इस खबर की एंट्री कुछ इस तरह बन सकता है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है कि बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर एंकर पढ़ती है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसीलिए टेलीविज़न की खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों की प्रस्तुति के तरीके पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल आज हम दिल्ली के आग जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों की बात करते हैं। अखबार में इस तरह की एंट्री हमने लिखा। टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है, लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे लिख सकते हैं। आगे ये आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई। निश्चित ही इस खबर में इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बधे हुए शर्त हर खबर पर लागू होता है। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूँकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने का तरीका लगातार बदलता आ रहा है, इसीलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे फॉर्मेट को समझें और टीवी में खबरों के विभिन्न चरण को देखते हैं। किसी भी टीवी में चैनल के खबरों देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित होता है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में यह सूचनाएं कई चरणों में होता है, दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण होते हैं फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन या एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव, एंकर पैकेज।
अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ को। सबसे पहले कोई खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर में देखते हैं, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि क्या, कहाँ, कब, कैसे हुआ, और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तो फ़ोन इन देखते हैं। अभी तो फ़ोन इन का ही ज़माना आ गया है। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर के फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इससे रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल देखते हैं। जब घटना के दृश्य में यह विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जा सकती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबरों की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर या प्राप्त दृश्य दिखाई जाते हैं। एंकर बाइट को देखते हैं। बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में कभी किसी भी खबर को पुष्ट करने के संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने के लिए उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव यानी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है। सभी टीवी चैनलों कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना से तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जा सके। इसके लिए मौके पर रिपोर्टर वहां कैमरा मैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में साधकों दर्शकों तक सीधे पहुंचाते हैं। एंकर पैकेज को देखते हैं। एंकर पैकेज किसी खबर की संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें घटना संबंधित दृश्य, इससे भी जुड़े लोगों की बाइट्स, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य आगे ले जाना ताकि वह दूसरे दृश्य से जुड़ सके। इसमें निहित अर्थ सामने लाना ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा या फिर झील छलांग लगाते बच्चे। या प्रचलित शैली में आसानी है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों में भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंखों से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा में लोग लाए गए अपनी मर्जी से आए। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे के शॉट के साथ दिखाया जा सकता है। इन दिनों तेज़ गर्मी से निजात पाने का तरीका ये भी है। अगर आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी है तो एक दूसरे को बधाई देने पर कोई शॉट्स हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते थे छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है। यही से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है, भारतीय समाज में आए नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी हैं, या नई आधुनिकता परंपरावादियों को राष्ट्र नहीं आ रही है। ये थे फ्रेंड्स, अभी तो बहुत है और इसको हम कल पूरा कर देंगे क्योंकि आज फिर ऊपर से जाने लगेगा। एक सेकेंड देखें कितना है इंटरनेट। अभी बहुत है तो हम इसका पार्ट 2 में डाल देंगे। ये आज पार्ट 1 रहेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। और आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप देख लीजिएगा। तो आज हमारा यहाँ तक हो गया। पेज नंबर है
70। तो थैंक यू आप सबको।